मैं डॉक्टर शशि देपाल। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के एक चैप्टर सहायक संधि के बारे में। सहायक संधि जो है वो वेलेस्ली की साम्राज्यवादी नीति का एक महत्वपूर्ण साधन था। इसके द्वारा वेलेस्ली ने अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया और गवर्नर जनरल बनकर आकर जब उसने अपने नवीन पद का उत्तरदायित्व संभाला तो यहाँ पर इस समय काफ़ी सारी कठिनाइयाँ इंग्लैंड के लिए थी। क्रांतिकारी फ्रांस की शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी, नेपोलियन का उत्कर्ष हो चुका था और ऐसी परिस्थितियों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाना, कंपनी को मजबूत बनाना, साथ ही साथ में फ्रांसीसी शक्ति का या उनका प्रभाव को कम करना, ये सब नीतियाँ जो है उसके समक्ष थी। और साथ ही साथ में वेलेस्ली का लक्ष्य और नीति प्रारंभ से ही स्पष्ट थे। उसके अनुसार हस्तक्षेप की नीति पूरी तरीके से असफल सिद्ध हो चुकी थी। ऐसे में अंग्रेजी कंपनी की शक्ति और प्रतिष्ठा की स्थापना हेतु शक्ति का प्रयोग और भारतीय राजनीति में सक्रिय भाग लेना अनिवार्य था। इस हेतु कंपनी को भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाना और फ्रांसीसियों के प्रभाव को सर्वदा के लिए भारत से समाप्त करना उसका मुख्य लक्ष्य था। इसकी पूर्ति हेतु वह कूटनीति और युद्ध दोनों ही बातों के लिए तत्पर था। जैसा कि हम जानते हैं कि साम्राज्यवादी जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके द्वारा विशेष रूप से युद्ध नीति के द्वारा साम्राज्य विस्तार किया जाता था, लेकिन कुछ गवर्नर जनरल ऐसे हो जिन्होंने युद्ध नीति और कूटनीति दोनों ही प्रकार की नीतियों को अपनाया और सहायक संधि उसकी वेलेस्ली की सहायक संधि इसी का एक हिस्सा थी। और इस प्रकार से सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का एक्सपेंशन करने का प्रयास वेलेस्ली के द्वारा किया गया। 1798 में जैसा कि हमने बात की, लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आया। वह साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी था। उसका उद्देश्य फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करना था और साथ ही साथ में सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करना उसका सर्वोपरि लक्ष्य था। यह जो सहायक संधि की नीति थी, वेलेस्ली की अपनी एक नीति थी, लेकिन सहायक संधि की नीति की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से वेलेस्ली की नीति थी। लेकिन इससे पूर्व ही फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस प्रकार की नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उसने भारतीय नरेशों को सैनिक सहायता देने के बदले उनसे धन लेने की प्रथा की शुरुआत की थी। यही इस सहायक संधि की उत्पत्ति कही जा सकती है। अंग्रेज़ों ने भी इस प्रकार की प्रथा को स्वीकार कर लिया था। क्लाइव और उसके बाद के प्राय सभी अंग्रेजी गवर्नर जनरलों ने इस प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया। वेलेस्ली ने इसमें कुछ नई बातें को जोड़ा, कुछ नई शर्तों को जोड़ा और राज्य विस्तार का इसे साधन बनाया। इस प्रकार से वेलेस्ली की सहायक संधि एक सर्वथा अलग प्रकार की नीति थी। अंग्रेज़ों ने इससे पूर्व 1765 में अवध के नवाब के साथ भी इस प्रकार की संधि की थी। तो इस रूप में सहायक संधि जो है वो जानी जाती है। सहायक संधि का प्रयोग जैसा कि हमने बात की कि वेलेस्ली से पहले भी अंग्रेज कर रहे थे और उसके पश्चात उसके इस संधि में समय समय पर परिवर्तन होने लगे और वेलेस्ली ने इस संधि को पूर्णता दी। अल्फ्रेड लॉयल के अनुसार प्रारंभ से लेकर वेलेस्ली के समय तक हमें सहायक संधि के 4 स्वरूप दिखाई देते हैं। पहला कि इसके द्वारा अंग्रेज किसी भी भारतीय नरेश को आवश्यकता होने पर सैनिक सहायता देते थे और इसके बदले में एक निश्चित धनराशि प्राप्त कर लेते थे। इस प्रकार की संधि 1768 में हैदराबाद के निज़ाम से की गई। तो इसके अंतर्गत जो है राज्य को सैनिक सहायता दी और उसके बदले में निश्चित धनराशि प्राप्त की। दूसरी प्रकार की कि अंग्रेजी कंपनी संधि करने वाले भारतीय नरेश की सुरक्षा के लिए एक स्थायी सेना जो है वो रखते थे और इस सेना के व्यय हेतु उस नरेश से वार्षिक धन जो है वो अंग्रेजी कंपनी जो है वो लेती थी और यह अंग्रेजी सेना उस नरेश के राज्य की सीमाओं के निकट लेकिन कंपनी की सीमाओं के अंतर्गत रखी जाती थी। जैसे कंपनी और देशी राज्य दोनों की सीमाएं एक दूसरे के आसपास है, एक दूसरे से मिली हुई है और ऐसे में जब आवश्यकता होती थी तो देशी नरेश की सहायता
सहायता के लिए सेना जो है कंपनी के राज्य की सीमाओं पर रहती थी और आवश्यकता और इस हेतु धन जो है वो उस देशी नरेश के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको दिया जाता था और इस प्रकार से ये सहायता की जाती थी। ऐसी एक संधि 1784 में सिंधिया के साथ में की गई, लेकिन यह संधि अस्थायी रही। तीसरी प्रकार की जो है वो है कि अंग्रेज कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है संधि करने वाले भारतीय नरेश की सुरक्षा के लिए एक स्थायी सेना रखती थी, उससे निश्चित वार्षिक धन लेती थी और यह सेना उस नरेश के राज्य की सीमाओं के अंतर्गत रखी जाती थी। तीसरी संधि में दूसरे प्रकार में हमने बात की कि कंपनी की सीमाओं के अंतर्गत रहती थी, लेकिन ये जो तीसरे प्रकार का जो था इसके अंतर्गत वह सेना जो है, जो ब्रिटिश सेना है, जिसका खर्च भी वो नरेश देता था, उसी देशी नरेश की राज्य के अंतर्गत उन सीमाओं को रखा जाता था। और ऐसी संधि 1798 में हैदराबाद के निज़ाम के साथ की गई। और चौथी प्रकार की जो संधि थी उसमें अंग्रेजी कंपनी जो है अपनी सेना को संधि करने वाले राज्य की सहायता के लिए न केवल स्थायी रूप से रखती थी, न केवल उस राज्य की सीमाओं के अंतर्गत रखी जाती थी, बल्कि उस नरेश से वार्षिक धन के स्थान पर उसके राज्य की भूमि का एक निश्चित भाग जो है वो हमेशा के लिए कंपनी के द्वारा ले लिया गया। और इस प्रकार से सहायक संधि जो है उस प्रकार की संधि का पूर्ण रूप से प्रयोग जो है वेलेस्ली के द्वारा किया गया और इस प्रकार से वेलेस्ली का ही प्रमुख योगदान है। जब हम वेलेस्ली की सहायक संधि की बात करते हैं तो वेलेस्ली के सहायक संधि की कुछ शर्तें थी। इसके अंतर्गत भारतीय नरेश के दरबार में एक अंग्रेज़ रेजिडेंट रखा जाएगा। यहाँ पर केवल हम शर्त में केवल इस पॉइंट की बात करें और अगर इसको हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि एक अंग्रेज़ रेजिडेंट अगर किसी भारतीय नरेश के राज्य में रहेगा तो उसके आंतरिक मामलों में पूर्णतया उसका हस्तक्षेप और आंतरिक जो सुरक्षा या आंतरिक जो उनकी सिक्योरिटी की बातें हैं वो अंग्रेज़ों तक पहुंच सकती थी। तो ऐसे में एक अंग्रेज़ रेजिडेंट रखा जाएगा जिससे उन पर निगरानी रखी जा सके। दूसरा जो पॉइंट है वो भारतीय नरेश अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपियन, अमेरिकन या अंग्रेज़ों के शत्रु राज्य के व्यक्ति को अपने राज्य में सेवा प्रदान नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है संधि करने वाला भारतीय नरेश अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य जिसमें भारत के सभी राज्य सम्मिलित होंगे से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा, यानी कि उनकी विदेश नीति पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के नियंत्रण में रहेगी। अंग्रेज उस नरेश की बाह्य आक्रमण से रक्षा करेंगे तथा अंग्रेज भारतीय नरेश के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में बात की कि शासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इस संधि के द्वारा अगर रेजिडेंट रहेगा, उनके विदेशी मामलों पर दखल का एक तरीके से प्रावधान इस संधि के अंतर्गत था, तो निश्चित रूप से आंतरिक मामलों में भी उनका हस्तक्षेप अनिवार्य रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्यों को अपने यहाँ एक ऐसी सेना रखनी होती थी जिसकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ में होगी और जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति बनाए रखना होगा। इस सेना का खर्च उस राज्य को ही वहन करना होगा। इसके लिए उन्हें एक पूर्ण प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश कंपनी को देना होगा। तो इस प्रकार से ये सहायक संधि की कुछ शर्तें थी और इस सहायक संधि की शर्तों के द्वारा हम देखते हैं कि पूरी तरीके से जिन देशी रियासतों के द्वारा, जिन देशी राजाओं के द्वारा, जिन नरेशों के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया गया, वे एक तरीके से अंग्रेज़ों के नियंत्रण में पूरी तरीके से आ गए। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने इस मैप के थ्रू हम बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से वेलेस्ली की सहायक संधि से शुरुआत होकर 1805 के लगभग का ये मैप है। और इस मैप के अंदर हम देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य, जिसमें दो प्रकार के, एक अधीन मित्र राज्य और दूसरे ब्रिटिश साम्राज्य। तो ब्रिटिश साम्राज्य को हम देख सकते हैं कि इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक था। इधर हम इस दक्षिण में पूरा मैसूर, कर्नाटक, मद्रास और हैदराबाद के निज़ाम के आसपास का राज्य, फिर बंगाल पूरा का पूरा और उत्तर प्रदेश का बहुत सारा एरिया जो है वो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में पूरी तरीके से था, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आता है। और वहीं सिंधिया, होलकर, नागपुर, हैदराबाद के निज़ाम, पूना यानी पेशवा, ये जो पूरा का पूरा एरिया, इसमें विशेष रूप से हम हैदराबाद के निज़ाम के अलावा अगर हम बात करें तो ये प्राय मराठों का एरिया था और ये मराठों का एरिया उनके प्रभाव क्षेत्र में आ गया था, जो उनके अधीनस्थ मित्र राज्य थे। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों का प्रभाव क्षेत्र जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायक संधि के द्वारा वेलेस्ली की
साम्राज्यवादी नीति के द्वारा इतना अधिक विस्तृत हो चुका था जो हमें इस मैप में दिखाई दे रहा है। जब हम बात करते हैं सहायक संधि की तो इससे लाभ और हानि दोनों ही हुआ। और लाभ जो है निश्चित रूप से, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की नीति थी तो निश्चित रूप से इसका लाभ अंग्रेज़ों को मिलना था। इस संधि के प्रयोग से फ्रांसीसियों का प्रभाव भारतीय नरेशों के राज्यों से पूर्णतः समाप्त हो गया, क्योंकि अब उन्हें वहाँ नौकरी करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता था। इससे पूर्व वे भारतीय नरेशों के यहाँ पे फ्रांसीसी नौकरी कर रहे थे या रह रहे थे, तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं हस्तक्षेप था, लेकिन अब उस प्रभाव को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश कंपनी की सर्वोच्चता जो है वो स्थापित हो गई। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व लगभग समाप्त जो है, प्रभाव जो है वो लगभग समाप्त हो गया। इससे भारतीय नरेश पूर्णतः एक दूसरे से पृथक कर दिए गए, क्योंकि अब उनकी विदेश नीति अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई और आपस में मिलाने का किसी भी प्रकार का वो प्रयत्न आपस में मिलने का नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने एक एक करके अपने सभी विरोधी भारतीय नरेशों के राज्यों को समाप्त करने की का प्रयास किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। इससे ब्रिटिश कंपनी की सैनिक सीमाएं उनकी राजनीतिक सीमाओं से बहुत आगे बढ़ गई, क्योंकि जहाँ जहाँ अंग्रेजी सेना रखी गई वहीं अंग्रेजी सैनिक शक्ति का प्रभाव स्थापित हो गया। इस संधि को करने वाला राज्य सैनिक दृष्टि से पूर्णतः कंपनी पर आश्रित हो गया, क्योंकि उसके राज्य की मुख्य सेनाएं जो है उनकी स्वयं की नहीं बल्कि कंपनी की थी। तो इस प्रकार से एक तरीके से उनकी सैनिक सीमाएं जो है वो बढ़ गई और राजनीतिक सीमाओं के साथ साथ में सैनिक सीमाओं का और अधिक विस्तार हो गया और इससे उनके प्रभाव क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। इससे कंपनी को कई लाभ हुए। कंपनी की सेनाएं भारतीय नरेशों की सीमाओं के अंतर्गत रहती थी, उनका व्यय भी भारतीय नरेश ही देते थे। इससे कंपनी बिना किसी व्यय के बहुत बड़ी सेना जो है वो भारत के विभिन्न भागों में रख सकी और जिसका प्रयोग वह किसी भारतीय नरेश के विरुद्ध कर सकती थी। और यहाँ तक कि एक नरेश की सीमाओं के अंतर्गत रखी गई सेना का प्रयोग उसी नरेश के विरुद्ध भी कई बार किया जाता था और इससे जो है कंपनी जो है उसकी स्थिति जो है उसने मजबूत बनाया और इस प्रकार से ब्रिटिश जो शक्ति है उसका विस्तार जो है इस संधि के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि इससे कंपनी के प्रभाव और उसकी सीमाओं में विस्तार हुआ, किंतु तब भी यूरोपियन राज्यों में अंग्रेज़ों के प्रति ईर्ष्या और उसकी संभावना जब है बहुत कम थी। नेक्स्ट है कि अंग्रेज़ जो सहायक सेना भारतीय नरेशों की सहायता के लिए रखते थे उसका व्यय बहुत अधिक था और समय के अनुसार उसका व्यय बढ़ता भी गया। उसका व्यय बढ़ने के साथ में कंपनी उस नरेश से अधिक भूमि प्राप्त कर सकती थी और करती रही। इस प्रकार भविष्य में इस संधि के द्वारा कंपनी के राज्यों में निरंतर विस्तार होने की संभावना थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, इससे कंपनी को भारत में शांति स्थापित करने और धीरे धीरे अपने हित की पूर्ति करने में सहायता प्राप्त हुई। लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा कि इस अवस्था से अंग्रेज सरकार भारतीयों की महत्वाकांक्षी और हिंसा की उस भावना को नियंत्रण में रख सकती है जो एशिया की प्रत्येक सरकार की विशेषता थी और इससे वह भारत में शांति स्थापित करने में समर्थ हो सकी। इन चीज़ों से स्पष्ट होता है कि इस संधि की व्यवस्था से कंपनी का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया और कंपनी भारतीय राज्यों के आपसी विवादों में मध्यस्थ बन गई, क्योंकि विदेशी संबंध कंपनी के अधीन हो गए और कंपनी को बहुत सा पूर्ण प्रभुसत्ता प्रदेश जो है वह मिल गया। इससे राज्यों के जो रेजिडेंट थे, जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, उनको बहुत अधिक फ़ायदा हुआ और वे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और साथ ही साथ में जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी को विशेष रूप से आर्थिक लाभ जो हैं वो इससे प्राप्त हुए। ये सारे के सारे संपूर्ण लाभों की अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी को फ़ायदा इस संधि से हुआ तो वो अंग्रेज़ों को हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ, लेकिन इसका खामियाजा भारतीयों को जिन लोगों के द्वारा, जिन राज्यों के द्वारा सहायक संधि को जिनके द्वारा सहायक संधि की गई थी उनको भुगतना पड़ा और उन्हें इसकी बहुत अधिक हानियाँ हुई। सहायक संधि से भारतीय राज्यों को होने वाली हानियों की अगर बात करें तो भारतीय नरेशों के दृष्टिकोण से सहायक संधि काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुई। भारतीय राज्यों के लिए यह एक स्थायी दुर्बलता
भ्रष्टाचार कुशासन के पतन का कारण बनी और कई सारी हानि उनको हुई। जैसे ब्रिटिश कंपनी जो है सहायक सेना के व्यय के लिए जो धन मांगती थी वो बहुत अधिक होता था। इस प्रकार कंपनी उस राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ और संपन्न प्रदेश पर अपना अधिकार कर लेती थी और इससे उस राज्य की स्थिति को, आर्थिक स्थिति जो है उस पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ता था। अधिकांश राज्यों में कुशासन का एक मूल कारण उनकी आर्थिक दुर्बलता बन गई, जो कंपनी की बढ़ती हुई धन की मांग और उस राजा से अपनी सबसे अच्छी भूमि छिन जाने के कारण हुई। तो यह इससे जो राज्य, जिन राज्यों के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया गया, उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है कि राज्यों में जो अंग्रेज़ रेजिडेंट नियुक्त किए गए थे उन्हें राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था, परंतु उन्होंने इस शर्त का कभी भी पालन नहीं किया। रेजिडेंट जो है नरेशों के आंतरिक मामलों में निरंतर दखल देते रहे और हस्तक्षेप करते रहे, जिससे नरेशों की जो शक्ति थी, उनका जो आत्मविश्वास था, उनका जो आत्मबल था, वो छिनता चला गया और उनको शासन में भी कोई रुचि नहीं रही। और ऐसी परिस्थिति में वे पूरी तरीके से कई शासक जो है वह निष्क्रिय हो गए। इस प्रकार की संधि से भारतीय नरेशों की राष्ट्रीय भावना, शासन के प्रति उत्तरदायित्व, साहस, सैनिक संगठन की देखभाल आदि सभी प्रकार की भावनाएं जो है वो समाप्त हो गई। भारतीय नरेश शासन संबंधी कोई भी निर्णय लेने और करने की स्थिति में नहीं रहे, जिससे उनका आत्मगौरव और आत्मसम्मान नष्ट हो गया। और इस प्रकार से इस बारे में मुनरो लिखते हैं कि मित्र राज्यों को राष्ट्रीय चरित्र की स्वतंत्रता, समस्त सम्मानपूर्ण व्यवहार खोकर ही सुरक्षा प्राप्त हुई थी। यानी कि उन्होंने सब सम्मानपूर्ण व्यवहार को खोकर सुरक्षा अगर प्राप्त की, तो ये एक इसका परिणाम जो है वो हम सहायक संधि के अंतर्गत देखते हैं। तो इस प्रकार से सहायक संधि जो है उसके इस प्रकार की व्यवस्था से प्रजा को एक अत्याचारी शासक के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार जो था वो भी उनका समाप्त हो गया और धीरे धीरे पूरी तरीके से जो है सहायक संधि जो है वह भारतीयों के लिए, उसके लिए हानिकारक हुई। और इस प्रकार से वेलेस्ली ने अपनी सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश कंपनी की शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए जो एक शक्ति का प्रयोग किया था, उसमें उसने भारतीय राजनीति में उसने सक्रिय रूप से भाग लिया और जो उसका उद्देश्य था कंपनी को एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में स्थापित करना, उसमें उसने काफ़ी हद तक सफलता को प्राप्त किया। जैसा कि एडवर्ड इनकम लिखते हैं, उसके कार्यकाल में भारत का नक्शा बड़े ही नाटकीय ढंग से बदला। यानी कि वेलेस्ली ने भारत, जैसा कि हमने भारत के मैप में देखा कि किस प्रकार से एक भारत का बहुत बड़ा भूभाग, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अंग्रेज़ों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव में आ गया और उसने कंपनी के साम्राज्य का इतना अधिक विस्तार किया जितना उससे पहले किसी भी गवर्नर जनरल के द्वारा नहीं किया गया। तो इस प्रकार से वेलेस्ली की सहायक संधि साम्राज्य विस्तार की नीति का, क्योंकि वो एक साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था, तो उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति का एक महत्वपूर्ण साधन था। इसके द्वारा वेलेस्ली ने ब्रिटिश कंपनी का विस्तार किया। देशी जो राज्य थे उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया और धीरे धीरे वेलेस्ली के द्वारा जो है भारत से फ्रांसीसियों के प्रभाव को नष्ट कर दिया गया। और इस प्रकार यह सहायक संधि वेलेस्ली की कूटनीति का एक महान व्यवहारिक स्वरूप था। अनेक भारतीय नरेश इस मकड़ी के जाल में फंसते गए और उसमें फंसने के बाद ही उन्हें ज्ञात हुआ कि वे अपनी संपूर्ण शक्ति को खोकर अंग्रेजी कंपनी के पूर्णतः अधीन और आश्रित हो गए। इस प्रकार की वेलेस्ली की सहायक संधि अंग्रेज़ों के लिए या वेलेस्ली के लिए सफल रूप से सिद्ध हुई।